कहानी की शुरुआत वेस्ट वर्जीनिया के जंगलों से होती है, जहां एक कपल हिल क्लाइंबिंग कर रहे होते हैं। जैसे ही रिचर्ड ऊपर पहुंचता है, उसे एक गंदी सी नदी दिखाई देती है और वो हेली से कहता है तुम भी जल्दी ऊपर आ जाओ। जल्दी जल्दी ऊपर चढ़ने के दौरान हेली का पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिरने लगती है, लेकिन वो फिर खुद को संभालती है और फिर वो ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है। वो रिची को हेल्प के लिए बुलाती है, लेकिन रिची कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था और तब वो परेशान हो जाती है। तभी अचानक उसके चेहरे पर खून के कुछ कतरे गिरते हैं। तभी उसकी नजर रिची पर जाती है, जिसे कोई उठाकर नीचे फेंक देता है और फिर उसे भी कोई जोरों से ऊपर खींचने लगता है। इसके बाद वो अपनी रस्सी काट देती है। रस्सी काटने की वजह से वो भी नीचे गिर जाती है। नीचे उसकी नजर रिची के लाश पर पड़ती है। वो उसकी लाश को देखकर काफी डर जाती है। तभी उसे जंगलों से काफी अजीब तरह की आवाजें सुनाई देने लगती है। वो अपनी जान बचाने के लिए अपनी गाड़ी की तरफ भागती है, लेकिन भागने के दौरान उसका पैर ट्रैप में फंस जाता है और वो जमीन में नीचे गिर जाती है। और वो आदमी जिसने रिची को ऊपर से नीचे फेंका था, वो इसे खींचकर ले जाता है। तभी हम लोगों को न्यूज में ये बताया जाता है वर्जीनिया के जंगलों में बहुत सी अजीब वारदातें हो रही हैं। यहाँ आने के बाद कई लोग लापता हो चुके हैं। यहाँ तक कि बहुत से लोगों ने यह दावा किया है वहाँ पर उन्होंने जंगलों में कुछ अजीब क्रिएचर्स को देखा है। तभी हमें एक गाड़ी इसी इलाके से गुजरता हुआ दिखाई देता है। इस आदमी का नाम क्रिस है, जो कि इंटरव्यू देने के लिए कहीं जा रहा होता है। जाने के दौरान वो ट्रैफिक जाम में फंस जाता है और वो अपने इंटरव्यू के लिए लेट होने लगता है। तब वो गाड़ी से उतरकर अपने आगे वाले ट्रक के पास जाता है और वो ड्राइवर से इस जाम की वजह पूछता है। ड्राइवर उसे बताता है 5 मील दूर एक केमिकल ट्रक पलट गई है और उसी की वजह से ये ट्रैफिक जाम है, जिसकी वजह से उसे कई घंटे इसी जगह पर गुजारने पड़ेंगे। ये सब सुनने के बाद क्रिस अपनी गाड़ी में वापस लौट जाता है और वो अपनी गाड़ी को पीछे घुमा लेता है और वो अपनी कंपनी में कॉल करके अपने लेट होने का कारण बताता है। लेकिन इस घने जंगल की वजह से उसकी बात ठीक तरह से नहीं हो पाती है। तभी उसकी नजर एक गैस स्टेशन वाले बोर्ड पर पड़ती है और वो वहां जाने लगता है। तभी उसे रास्ते में एक एक करके बहुत सारी लावारिस गाड़ियां दिखती हैं। इस सुनसान इलाके में इतनी सारी गाड़ियां देखकर उसे काफी अजीब लगता है। कुछ देर के बाद वो गैस स्टेशन पहुंचता है। वो वहां जाकर उसके मालिक से बात करता है, जो कि देखने में काफी बीमार लग रहा था। वहां उसे एक टेलीफोन बूथ दिखाई देती है और वो अपनी कंपनी में बात करने की कोशिश करता है, लेकिन ये फोन डेड था, जिसकी वजह से उसकी बात कंपनी वालों से नहीं होती है। तब वो गैस स्टेशन के मालिक से किसी दूसरे रास्ते के बारे में पूछता है, लेकिन वो आदमी उसे कुछ भी नहीं बताता है। तभी उसकी नजर एक मैप पर पड़ती है, जहाँ उसे शहर पहुँचने के लिए एक कच्चा रास्ता दिखाई देता है। वो इस गैस स्टेशन के मालिक से इस रास्ते के बारे में पूछता है। इसके बाद वो अपनी गाड़ी लेकर इस रास्ते में निकल जाता है। वो रास्ता ऐसा था जो कि घने जंगलों से होकर गुजरता था। कच्चे रास्ते से जाते हुए उसे 2 रास्ते दिखाई देते हैं, जहाँ एक रास्ते पर शॉर्टकट का साइन लिखा हुआ था। इसके बाद वो उसी रास्ते की तरफ अपनी गाड़ी को मोड़ देता है। रास्ते में उसकी नजर एक मरे हुए हिरन पर पड़ती है। हिरन को देखने के चक्कर में सामने से आ रही एक गाड़ी से उसकी गाड़ी टकरा जाती है और यहाँ दोनों गाड़ियों का एक्सीडेंट हो जाता है। इस एक्सीडेंट में किसी को भी चोटें नहीं आई थी, लेकिन दूसरे कार के मालिक क्रिस के पास आते हैं। क्रिस इन लोगों से अपनी गलती के लिए माफी मांगता है और वो कहता है जो भी नुकसान होगा वो उसकी पेमेंट कर देगा। साथ ही साथ वो उन लोगों से ये पूछता है उन्होंने बीच सड़क पर गाड़ी क्यों खड़ी की थी। यहाँ एक लड़की का नाम फ्रैंकसिन था, जो उसे बताती है किसी ने यहाँ रास्ते पर कटीली तार बिछा दी थी, जिसकी वजह से उनकी गाड़ी का एक टायर फट गया है। उनमें से एक लड़की इन लोगों से ये बोलती है कोई पिछले स्टेशन में जाकर कॉल करके किसी को मदद के लिए यहाँ बुलाए, लेकिन क्रिस इन लोगों को वहाँ जाने से मना करता है और वो कहता है वो फोन डेड है। तभी यहाँ 2 लोगों को छोड़कर बाकी लोग मदद के लिए आगे बढ़ जाते हैं और ये 2 लोग इवान और फ्रैंकसिन थे, जो कि कार के देखरेख के लिए रुक जाते हैं। इधर ये चारों लोग पैदल जा रहे होते हैं। तभी इनकी नजर एक मरे हुए नेवले पर पड़ती है, जिसे किसी ने उसके पेट को फाड़ कर मार दिया था। थोड़ी दूर जाने के बाद इन लोगों को यहाँ जलती हुई गाड़ियों के टायर्स दिखाई देते हैं, जिसे देखकर ये लोग समझ जाते हैं इस जंगल में कुछ तो बुरा है। लेकिन क्रिस इन लोगों को आगे बढ़ने के लिए बोलता है। वहीं इधर हम लोग फ्रैंकसिन और इवान को देखते हैं, जिन्हें झाड़ियों से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। इवान उस चीज को देखने के लिए जाता है, लेकिन वो बहुत देर तक वापस नहीं आता है। फ्रैंकसिन बहुत देर तक इंतजार करती है, लेकिन वो एक समय के बाद परेशान हो जाती है। इसके बाद वो उसे ढूंढने के लिए जाती है। तभी उसकी नजर यहाँ इवान के जूतों पर जाती है। थोड़ा आगे जाने के बाद उसे इवान का कटा हुआ कान दिखाई देता है। वो उसे देखकर बहुत डर जाती है और डर के मारे रोने लगती है, लेकिन तभी कोई पीछे से आकर उसे भी मार देता है। वहीं इधर ये चारों लोग मदद के लिए जा रहे होते हैं। तभी रास्ते में इन लोगों को एक घर दिखाई देता है। इसके बाद वो मदद मांगने के लिए उस घर पर जाते हैं। इस घर के सामने बहुत सी गाड़ियां लगी होती हैं। ये लोग मदद मांगने के लिए घर का दरवाजा नॉक करते हैं, लेकिन इस घर में कोई भी नहीं होता है और दरवाजा खुला था। ये लोग कॉल करने के लिए घर के अंदर आते हैं, जहां इन लोगों की नजर खाने के टेबल पर पड़ती है। घर को देखकर ऐसा लगता है जैसे इसकी सफाई सदियों से नहीं हुई है। वहीं दूसरी तरफ चश्मे और गाड़ियों की चाबियां वहां पड़ी हुई हैं। जैसे ही क्रिस आगे जाकर फ्रिज को खोलता है, तब उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि फ्रिज के अंदर बहुत सारे इंसानी अंग रखे हुए थे। जेसी को भी कमरे में वही कटीली तार दिखती है, जिससे उनके कार का टायर पंचर हुआ था। ये सब देखकर ये लोग समझ जाते हैं इस घर में इन लोगों को खतरा है। इसके बाद ये लोग भागने लगते हैं। तभी क्रिस की नजर एक ट्रक पर पड़ती है, जो कि उन लोगों की गाड़ियों के साथ यहाँ आ रही थी। चारों इस घर के पीछे के दरवाजे को खोलने की कोशिश करते हैं,
लेकिन वो पूरी तरीके से बंद था। तभी वो कातिल घर के अंदर आते हैं और ये लोग टेबल के नीचे छुप जाते हैं। घर के अंदर आते ही वो कातिल फ्रैंकसिन की लाश को नीचे फेंकते हैं। वहीं पर टेबल के नीचे क्रिस और जेसी छुपे हुए थे, जो कि लाश को देखकर बहुत डर जाते हैं। वहीं पर पहली बार हमें 3 आदमखोर दिखाई देते हैं, जो कि फ्रैंकसिन की लाश को उठाकर एक टेबल पर रखते हैं और अपने तेज धारदार हथियारों से उसकी लाश को काटने लगते हैं। इस खतरनाक नजारे को देखकर जेसी चिल्लाने लगती है, लेकिन तभी स्कॉट उसके मुंह पर हाथ रख देता है। कुछ देर के बाद वो लोग फ्रैंकसिन की लाश को खाकर सो रहे होते हैं। ये लोग मौका पाकर भागने की कोशिश कर ही रहे होते हैं। तभी एक आदमखोर की नींद खुल जाती है और वो इन लोगों को भागता हुआ देख लेता है। अब ये लोग वहाँ से जल्दी भागने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन वो तीनों आदमखोर इन लोगों का पीछा करते हैं और इन्हें ढूंढने की कोशिश करने लगते हैं। तभी क्रिस एक प्लान बनाकर इनकी गाड़ियां चोरी करने का सोचता है और चिल्लाते हुए उनका ध्यान अपनी ओर खींचता है, लेकिन तभी एक आदमखोर उसे शूट कर देता है। वो गोली जाकर उसके पैरों पर लगती है और वो यहाँ बुरे तरीके से घायल होकर गिर जाता है। यहीं पर स्कॉट हमें दिखाई देता है, जो कि इन लोगों से बचने के लिए जंगल में भाग रहा होता है। तभी उसकी नजर गाड़ी पर पड़ती है, जिसे पहले ही उसके साथी चुरा चुके थे। वो उस गाड़ी में जाने की जैसे ही कोशिश करता है, एक तीर पीछे से आकर उसके सीने के आर पार हो जाती है। इसके बाद जब आदमखोर स्कॉट को मार रहे होते हैं, ये तीनों उस ट्रक को चुराकर यहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद उनकी ट्रक कीचड़ में जाकर फंस जाती है और उन सबको ये ट्रक यहीं पर छोड़नी पड़ती है। अब ये तीनों अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। इन लोगों को भागते हुए शाम हो जाता है। अब भी ये तीनों आदमखोर इन लोगों को ढूंढ रहे होते हैं। इधर ये लोग भागते हुए बहुत थक चुके थे, इसलिए ये लोग थोड़ा आराम करने की सोचते हैं। यहाँ कार्ली इन लोगों को ऊपर की ओर इशारा करती है। ये लोग जैसे ही ऊपर देखते हैं, वहाँ एक वॉच टावर होती है। ये लोग वॉच टावर को देखकर काफी खुश हो जाते हैं और ऊपर चढ़ने लगते हैं, लेकिन वहाँ ऊपर कोई भी नहीं होता है। तभी इन लोगों को यहाँ एक फर्स्ट एड बॉक्स दिखाई देता है, जैसे यहाँ क्रिस की मदद करती है। वहीं दूसरी तरफ कार्ली को एक पुराना रेडियो मिलता है। कार्ली इस रेडियो को ऑन करके मदद मांगती है, लेकिन उसे दूसरी तरफ से कोई भी जवाब नहीं मिलता है। तभी क्रिस को नीचे से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। वो जब नीचे की ओर देखता है, तब उसकी नजर उन तीनों आदमखोरों पर पड़ती है। वो तीनों इस टावर के पास आ जाते हैं और ऊपर चढ़ने लगते हैं। उन तीनों को वॉच टावर के ऊपर आता हुआ देखकर ये लोग वॉच टावर के गेट पर बहुत सारा सामान रख देते हैं। कुछ देर के बाद आदमखोर यहाँ से चले जाते हैं। तब कार्ली मदद के लिए अपना लोकेशन बताती है, लेकिन वो आदमखोर इस रेडियो के वायर को काट देते हैं और वो लोग इस टावर को आग लगा देते हैं। अब ये तीनों वॉच टावर के अंदर अपनी जान बचाने की कोशिश करते हैं और ये लोग खिड़की को तोड़ देते हैं। तभी क्रिस को खिड़की से कुछ पेड़ दिखाई देते हैं, जो कि वॉच टावर से काफी सटे होते हैं। इसके बाद वो लोग यहाँ कूद जाते हैं, लेकिन वो तीनों आदमखोर यहाँ पहले से ही छुपे होते हैं। अब वो आदमखोर इन तीनों को पकड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ने लगते हैं। अपनी जान बचाने के लिए ये लोग एक पेड़ से दूसरे पेड़ जाने लगते हैं। तभी एक आदमखोर कार्ली के नजदीक पहुंच जाता है और वो कार्ली पर अटैक करके उसके मुंह के 2 टुकड़े कर देता है। क्रिस किसी तरह वहां से अपनी जान बचाकर भागता है। तभी यहाँ उसे कुछ आवाजें सुनाई देती हैं, जो कि एक गाड़ी की होती है, और वो देखता है वो गाड़ी एक पुलिस बहन है। वो पुलिस वाले को रोककर उसकी मदद मांगता है। जैसे ही वो पुलिस वाला गाड़ी के बाहर निकलता है, एक तीर तेजी से आकर उसके आंखों के आर पार हो जाती है और वहीं पर हम लोग एक आदमखोर को देखते हैं, जो कि क्रिस को भी मारने के लिए यहाँ आया था। लेकिन क्रिस अपनी जान बचाने के लिए गाड़ी के नीचे छुप जाता है। इसके बाद वो आदमखोर क्रिस को पकड़ने के लिए नीचे झुकता है, लेकिन वो वहाँ कुछ भी नहीं पाता है। ये देखकर वो बहुत हैरान हो जाता है। तभी हमें उस जंगल में एक और घर दिखाई देता है, जहाँ उन आदमखोरों ने जेसी को पकड़कर रखा था। एक आदमखोर जैसे ही जेसी को मारने के लिए उसके पास जाता है, तभी उसे बाहर से किसी गाड़ी की आवाज सुनाई देती है। वो आदमखोर उस आवाज की तरफ जाने लगता है। तभी क्रिस गाड़ी को इस घर के अंदर घुसा देता है और उस आदमखोर को कुचलकर मार देता है। गाड़ी से उतरकर एक नुकीली तार से वो दूसरे हैवान को भी मार देता है और क्रिस जेसी को बचा लेता है। लेकिन तभी एक और आदमखोर आकर क्रिस के पीछे से हमला कर देता है। वो आदमखोर क्रिस को मारने ही वाला होता है, तभी जेसी उस पर तीर से हमला कर देती है और वो तीसरा आदमखोर भी मारा जाता है। अब ये दोनों इस घर से बाहर निकलते हैं, लेकिन उसी वक्त क्रिस की नजर एक पुलिस बहन पर जाती है। यहाँ वो उस गाड़ी के फ्यूल बॉक्स को निशाना बनाता है, जिसके वजह से यहाँ एक जोरदार धमाका होता है और ये घर पूरी तरीके से जल जाता है। इसके बाद ये दोनों ट्रक में बैठकर उस पुराने वाले गैस स्टेशन पर जाते हैं। उस आदमखोर के ट्रक को देखकर गैस स्टेशन का मालिक दरवाजा बंद करने लगता है। तभी क्रिस इस ट्रक से उतरता है और वो इस मैप के पास जाकर उसे फाड़ देता है और इसके बाद यहाँ से चला जाता है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तब एक लाइक जरूर कर देना और ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।